ड्रैकुला के सामने एक दर्जन पत्थर के जिस्म वाले नाग फन फैलाए खड़े थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के सर्प हैं, लेकिन ड्रैकुला को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस इस मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में था। उन पत्थर के नागों ने अगले ही पल जहर उगल दिया, लेकिन उनका जहर तरल नहीं था। उनका जहर छोटे छोटे कंकड़ों से बनी एक धार जैसा था। संभाल के। राजा नागनाथ ने सही टाइम पर खतरे को भांप लिया था, लेकिन उसके कुछ नाग योद्धा इतने किस्मत वाले नहीं थे। वो उड़ते हुए कंकड़ दो नाग योद्धाओं के जिस्म में जा धंसे थे और वो दर्द से तड़प रहे थे। महाराज, ये कैसा जहर है? महाराज, बहुत जलन हो रही है महाराज। वो दोनों दर्द से तड़प रहे थे और उनके शरीर के जिस हिस्से में कंकड़ घुसा था वो हिस्सा सूजता जा रहा था। नागवंश के योद्धाओं पर जहर कब से असर करने लगा महाराज? मेरे योद्धाओं, अपने हथियार से अपने जिस्म से उन कंकड़ों को निकालने की कोशिश करो। सेनापति, ये नाग कहां से आए हैं नहीं पता, लेकिन हमें इनके मुंह से निकलने वाली कंकड़ पत्थर की इस धार से बचते हुए इनको जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, और वो भी सूरज निकलने से पहले, वरना काउंट। बोलते बोलते राजा नागनाथ ने ड्रैकुला की तरफ देखा और वो शॉक्ड रह गया। बाकियों की तरह ड्रैकुला ने उस हमले से बचने की कोशिश नहीं की थी और उसके शरीर में अनगिनत जहरीले कंकड़ पत्थर घुस चुके थे। ड्रैकुला का शरीर बहुत तेजी से फूल रहा था। ओह नो! ये क्या हो गया? व्लाद! अनीता ड्रैकुला की तरफ दौड़ी, लेकिन राजा नागनाथ ने उसको रोक लिया। लेट मी गो! ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं मिस अनीता, आप काउंट से दूर रहिए। पर मुझे व्लाद को बचाना है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। इट्स टू लेट। व्लाद! ड्रैकुला का जिस्म फूलते फूलते किसी गुब्बारे की तरफ फट गया था। उसके चिथड़े हर तरफ बिखर गए थे और ये देखकर वो पत्थर के बने नाग भी शांत हो गए। शायद उन्हें ये लग गया था कि उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया है। व्लाद! ओह नहीं! ये क्या हुआ? व्लाद! तुम तो अमर! अचानक अनीता को याद आया कि ड्रैकुला तो इमोर्टल है, वो मर ही नहीं सकता, और वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर राजा नागनाथ सहित बाकी सभी हैरान थे। मिस अनीता, अब ऐसे अजीब से क्यों हंस रही हैं? आर यू ओके? हंसो नहीं तो और क्या करूं? आपको नहीं दिख रहा कि आगे क्या हो रहा है? राजा नागनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ध्यान से आगे देखने लगा और फिर कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऑफ कोर्स, मैं ये बात कैसे भूल गया? कौन सी बात महाराज? वो देखो पदम सिंह, चमत्कार। अब चौंकने की बारी पदम सिंह की थी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। ड्रैकुला के चिथड़े एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ड्रैकुला इमोर्टल था, वो मर नहीं सकता था। उसका जिस्म फिर से अपना रूप ले रहा था और वो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ड्रैकुला फिर से जन्म ले रहा हो। अनीता और राजा नागनाथ तो ड्रैकुला की इमॉर्टलिटी की कहानियों से परिचित थे, लेकिन सेनापति पदम सिंह और बाकी नाग योद्धाओं के लिए ये एक अजूबा था। ये क्या है महाराज? यही तो है काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला अब दोबारा उन प्रस्तर सर्पों के सामने खड़ा था और इस समय वो बहुत गुस्से में था। मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है। देखते ही देखते ड्रैकुला ने उन प्रस्तर सर्पों की ओर दौड़ लगा दी। वो सांप भी अब दोबारा हमले के लिए तैयार थे, लेकिन ड्रैकुला अब किसी चीते से भी दुगनी स्पीड से मूव कर रहा था। एक प्रस्तर सर्प ने उसकी तरफ जोर से अपनी पथरीली जहर की फुंकार छोड़ी, लेकिन ड्रैकुला का शरीर अचानक चमगादड़ में बदलकर उसके रास्ते से हटकर ऊपर उड़ गया। उस वार से बचते ही ड्रैकुला वापस अपने रूप में आ गया।
वो उन प्रस्तर सर्पों की तरफ दौड़ता जा रहा था। वो पत्थर के सांप उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला एक पल में चमगादड़ बन जाता और अगले ही पल में वापस अपने रूप में आ जाता। वो उनके वारों से बचते हुए उनके पास पहुंच चुका था। उसका शरीर अचानक हवा में लहराया और अगले ही पल सबने उसकी ताकत का वो नमूना भी देखा जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ थोड़ा बहुत सुना ही था। ड्रैकुला की सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ से भरे उस एक पंच ने उस पथरीले सांप को बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया था जैसे कि एक भारी हथौड़ा एक ईंट को तोड़ता है। ड्रैकुला उस सांप को तोड़ते हुए जमीन पर लैंड कर गया था, लेकिन इससे पहले कि बाकी सांप कुछ समझ पाते, वो बिजली की तेजी से उनकी तरफ पलटा। वहां जैसे कोई जलजला आ गया था। ड्रैकुला के मुक्के उन सांपों को तोड़ रहे थे और उनके पत्थर के जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। ये क्या चीज है महाराज? आपने ये तो बताया था कि काउंट बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी गति, ऐसी ताकत, ऐसा तो कभी ना देखा, ना सुना और ना पढ़ा और ना सोचा होगा। अब समझ आया सेनापति पदम सिंह, क्यों मैंने कहा था कि बलौर को कोई मार सकता है तो बस काउंट मार सकता है। ड्रैकुला एक एक करके सभी प्रस्तर सर्पों को तोड़ रहा था और सिर्फ तोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि उनका वो हाल कर रहा था कि जब वो रुका तो उसके पीछे सिर्फ एक कंकड़ पत्थर का ढेर दिखाई दे रहा था। ये हुई ना बात, क्या मारा है? अनीता की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक से उन कंकड़ पत्थरों के ढेर में हलचल होने लगी थी। ड्रैकुला भी वो शोर सुनकर हैरान था। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो पत्थर फिर से जुड़ रहे थे और परस्तर सर्पों का स्वरूप वापस ले रहे थे। देखते ही देखते सभी प्रस्तर सर्प वापस जिंदा हो चुके थे और ये नजारा राजा नागनाथ के लिए चिंता का कारण बन गया था। ये तो वापस से जुड़ गए, इसका मतलब इनको तोड़ने का फायदा नहीं है, तो फिर इनको हराया कैसे जाए? और ऊपर से अब सूरज निकलने में ज्यादा टाइम भी नहीं है। मिस अनीता के अनुसार काउंट की पावर सन के इफेक्ट में काम नहीं करेंगी। चिंता की बात तो थी, ड्रैकुला को अब सूरज की रोशनी जलाती नहीं थी, लेकिन उसके असर से वो एक साधारण योद्धा बनकर रह जाता था। युद्ध कौशल में एक्सपर्ट, लेकिन एक आम इंसान जैसा। ये जितनी बार जुड़ेंगे मैं उतनी बार तोड़ूंगा और तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक ये जुड़ने के नाम से डरने ना लग जाए। एक बार फिर ड्रैकुला उन परस्तर सर्पों पर टूट पड़ा। वो उन्हें तोड़ रहा था और वो फिर से जुड़ते जा रहे थे। ड्रैकुला को भी समझ में आ गया था कि इनको ऐसे हराना असंभव है और अब उसका तेज और शातिर दिमाग कुछ सोच रहा था। अगले ही पल ड्रैकुला उन नागों के बीच जाकर खड़ा हो गया और उन परस्तर सर्पों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये काउंट क्या करने की सोच रहा है? सेनापति पदम सिंह, तैयार हो जाओ। काउंट जो भी करने जा रहा है, अगर वो फेल हो गया तो हमें उसको लेकर यहाँ से वापस जाना होगा। मगर वो करने क्या जा रहा है? किसी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन अनीता तो मानो ड्रैकुला को पढ़ना जान गई थी। जहर को जहर ही मारता है। अनीता के चेहरे पर एक स्माइल थी और एक स्माइल ड्रैकुला के चेहरे पर भी थी, शातिर मुस्कान। परस्तर सर्प उसको घेरे खड़े थे। वो उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे, लेकिन ड्रैकुला बिल्कुल स्टिल था। उधर उगते सूरज की लालिमा हल्की हल्की दिखाई देने लगी थी। ड्रैकुला जो भी करना चाह रहा था, उसके पास बस आखिरी कुछ मिनट ही बचे थे। कम ऑन। अगले ही पल सभी सर्पों ने जोर से सांस अंदर खींचनी शुरू कर दी और फिर अगले ही पल उन सब ने अपनी पथरीली जहरीली फुंकार ड्रैकुला की ओर छोड़ दी। ड्रैकुला के लिए अब बचना शायद असंभव था। अगर दिन की रोशनी में उसका शरीर फट जाता तो उसे फिर से जुड़ने के लिए रात तक इंतजार करना पड़ेगा और ड्रैकुला ये बात अच्छे से जानता था। लेकिन शायद ड्रैकुला को इसी वार का इंतजार था। उसका शरीर हवा में लहराया और अगले ही पल वो चमगादड़ बनकर हवा में उड़ गया। उन सभी सर्पों की पथरीली जहरीली फुंकार एक दूसरे से टकरा गई। ड्रैकुला उनके रास्ते से हट चुका था और चमगादड़ बनकर हवा में उड़ रहा था, लेकिन तभी सूरज की पहली किरण उससे टकराई और वो वापस
इंसानी रूप में आ गया। उसका हवा में उड़ता शरीर अचानक जमीन पर आ गिरा। अनीता ड्रैकुला की तरफ दौड़ पड़ी। अब तक वहां उजाला हो चुका था। ड्रैकुला का शरीर कई जगह से छिल चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन की बात यह थी कि अब उन परस्तर सर्पों को रोकने वाला कोई नहीं था, और वो सर्प ड्रैकुला और उसके साथियों की तरफ ही देख रहे थे।